तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में मनोरमा मैक्स नाम के ओटीटी चैनल पर रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है हंट। इस कहानी में बहुत ही जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री है और साथ ही साथ एक हॉरर एंगल भी, इसलिए कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल में और हम कुछ पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स को देखते हैं और उन्हें लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर पोट्टी, जो कि एक मेल बॉडी का ऑटोप्सी कर रहे थे। जब वो लोग बाहर आते हैं तो एक आदमी डॉक्टर पोट्टी से कहता है कि उसने उस आदमी को गलती से मार दिया था जिसका बॉडी अंदर पड़ा हुआ है। डॉक्टर कीर्ति, जो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है और फॉरेंसिक स्टडी कर रही है, वो उस आदमी पर चिल्लाती है कि बॉडी की हालत इतनी बुरी है, टोटल 18 इंजरीज है, बेरहमी से मारा गया है उसको और तुम बोल रहे हो कि गलती हो गई है। डॉक्टर पोट्टी भी उस आदमी पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अब मेरा दिमाग मत खराब करो, अब तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद हम होम मिनिस्टर शशिधरन से मिलते हैं, जो अपनी टीम से पूछता है इलेक्शन का कैंपेन कैसा चल रहा है। तो उसकी टीम उसे बताने लगती है कि वो लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए, ताकि वो लोगों का दिल जीत सकें। वीडियो में दिखाया गया है कि वो लोग 228 घर बनाएंगे बेघर लोगों के लिए और फ्री हार्ट सर्जरी 150 लोगों के लिए, स्पेशल पैकेज किसानों के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट भी बनाना है, मेडिकल कॉलेज वगैरह। मगर उन्हें चिंता थी कि इतने कम वक्त में ये सारा काम कैसे होगा। उसकी टीम ये भी बताती है कि वो लोग होम मिनिस्टर के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने का सोच रहे हैं जिससे कि पब्लिक उनको ही वोट देगी, लेकिन होम मिनिस्टर कहते हैं कि इतना काम काफी नहीं है। वो अपनी टीम से कहता है कि ऑपोजिशन को टारगेट करो, हेल्थ मिनिस्टर थॉमस के बारे में कुछ पता करो, जैसे कि उसने क्या किया था, पेशेंट का मरना, डॉक्टर्स का ट्रांसफर होना, या फिर उसका जो बेटा फॉरेन में जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में पता करो, यहाँ तक कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता करो। इसके बाद वो जाते हैं मीडिया से बात करने। हॉस्पिटल में डॉक्टर पुट्टी सभी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं पद्मश्री डॉक्टर पद्मनाभ रामन स्वामी के बारे में, जो कि फिलोसोफर, ऑथर और पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं और वो अगले 7 दिन के लिए इसी कैंपस में आने वाले हैं ताकि वो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया सिखा पाएं। और डॉक्टर रेबेका को वो थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्हीं के वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन डॉक्टर शाह जी थोड़ा नाराज लग रहा था। पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में लाने की जरूरत क्या है, हम सब यहाँ डॉक्टर हैं, फैक्ट्स पे यकीन करते हैं, लेकिन ये जो आदमी है ये भूत प्रेत पे यकीन करता है और ये सारी चीजें बकवास होती हैं। रेबेका शाह जी से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, लेकिन कीर्ति भी कहने लगती है कि पैरासाइकोलॉजिस्ट स्यूडो साइंस है, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन इसे प्रमोट नहीं करती। रेबेका बोलती है कि पैरासाइकोलॉजिस्ट सिर्फ भूत प्रेत पिशाच तक ही सीमित नहीं है और वैसे भी साइंस की कोई लिमिट होती है क्या। कीर्ति कहने लगती है कि उस डॉक्टर के आने के वजह से 15 लाख का खर्चा होने वाला है, इससे अच्छा ये होता कि उन पैसों का इंतजाम करके हम ब्लॉक को ही रिनोवेट करवा देते, पेशेंट को फायदा होता। पर रेबेका कहती है कि सारा पैसा स्पॉन्सर होने वाला है तो पैसों की चिंता तुम मत करो। अब इसके बाद इवेंट में देखते हैं कि पद्मनाभन को बुलाया जाता है, जो कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है, और उसे देखकर शाहजी और कीर्ति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। पद्मनाभन पैरासाइकोलॉजी के बारे में बात करता है, कहने लगता है कि लोग इसे बकवास मानते हैं। कितने लोग हैं जो इसे बकवास मानते हैं, अपना हाथ उठाओ। कीर्ति अपना हाथ उठाती है और देखती है कि शाहजी अपना हाथ नहीं उठाया। पद्मनाभन उसे स्टेज पे बुलाते हैं और ऑडियंस में बैठे सभी से कहने लगते हैं कि डॉक्टर कीर्ति की तरह यहाँ बहुत कोई है जो ऐसा मानते हैं कि पैरासाइकोलॉजी बकवास है, लेकिन कोई बात नहीं, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। फिर वो कीर्ति को बोलते हैं चेयर पर बैठने और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, चुटकी बजाते हैं जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो ऑडियंस से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो एक बार चुटकी बजाते हैं, कीर्ति होश में आ जाती है। फिर वो उससे कहता है गहरी सांस लो और उसकी आंख में काला कपड़ा बांध देता है और कहता है कि अपने कान को अच्छे से खुले रखना। पद्मनाभन सारे ऑडियंस से कहता है इस पेंटिंग को अपने दिमाग में देखिए और अच्छे से फोकस करिए। और उसके बाद वो कीर्ति को खड़े होने को बोलते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हें कुछ दिख रहा है अपने दिमाग में, लेकिन उसकी आंख में तो पट्टी है। मगर फिर भी वो कहती है मेरे दिमाग में एक नदी है या झील जैसा कुछ, वहाँ एक बोट है, एक पेड़ है, काले बादल हैं। पद्मनाभन उसकी पट्टी को खोलते हैं और दिखाते हैं कि वो पीछे वाले पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रही थी जो यहाँ बैठे सारे ऑडियंस देख रहे थे, जिससे कि वो भी शॉक हो गई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों से जुड़ गई थी। इधर एक नदी में हम 2 मछुआरे को देखते हैं और उनके मछली पकड़ने का जाल अटक गया था। एक मछुआरा पानी में कूद कर देखता है एक बहुत बड़ा सा बैरल उनके जाल में आ गया था। वो उस बैरल को बाहर लाते हैं और पता चलता है कि बैरल के अंदर कंकाल है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग दोनों मछुआरे से पूछताछ करते हैं। मीडिया भी पुलिस के पीछे पड़ जाती है कि आखिर ये डेड बॉडी जो मिली है ये किसकी है, क्या ये सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई है। फिर वहां पर सिटी पुलिस कमिश्नर एंथोनी आते हैं। इधर फॉरेंसिक टीम बैरल को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं और उन्हें अंदर में एक कंकाल मिलता है। जबड़े के अंदर में एक बॉल जैसा था। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि उन्हें जो पार्ट्स
मिले हैं वो करीब 4 साल पुराने हैं और ये फीमेल बॉडी है और इसकी उम्र करीब 24 से 25 साल की होगी। स्कल के पीछे में एक क्रैक है जो ज्यादा डीप नहीं है। दोनों पैर हिप के तरफ मुड़े हुए हैं और इस तरह से बैरल के अंदर उसे घुसाया गया और उस लड़की की डेथ शायद सफोकेशन के वजह से हुई। सर्कल ऑफिसर सत्या साल 2018-19 में जितने भी फीमेल मिसिंग हुई हैं उनका नाम निकलवाने को बोलता है। वो लोग प्लास्टिक बॉल के बारे में बात करते हैं जो कि जबड़े के अंदर मिला। उन्हें 2 फिंगरप्रिंट भी मिला है, एक मेल का और एक फीमेल का, और जो बॉल मिला है वो टेनिस बॉल है और ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। नॉर्मली ये बॉल हर जगह नहीं मिलता। जैसे ही पुलिस वहां से जाते हैं वो लोग एविडेंस लेकर जा रहे थे लेकिन वो बॉल प्लास्टिक से गिर जाता है। फिर होम मिनिस्टर एएसपी साई राम को डांट रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। लड़की का जो कंकाल मिला है ये किसका है पता करो, क्योंकि ये सब कुछ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है और सामने इलेक्शन भी है। फिर उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि यूथ विंग के लोग आए हैं पार्टी फंड कलेक्शन के बारे में बात करने। होम मिनिस्टर कहता है उन्हें अंदर बैठाओ और फिर वो एएसपी साई राम से कहता है इलेक्शन के पहले मुझे ये केस सॉल्व चाहिए और तुम लोगों की ये जिम्मेदारी है। एएसपी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम पद्मनाभन को देखते हैं जो कि डॉक्टर्स की पूरी टीम को और कुछ मेडिकल स्टूडेंट को लेकर एक पुराने मॉर्चुअरी में आता है जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। कहता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है और मैं और भी ज्यादा डॉक्टर्स उम्मीद कर रहा था, मगर रेबेका कहती है वो लोग डर के मारे यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है। पद्मनाभन कहने लगते हैं कि आत्माएं हमें इतनी जल्दी नजर नहीं आती, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता हूँ। फिर वो अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकालते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया जा सकता है। पैरानॉर्मल के हिसाब से कोई भी स्पिरिट मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट कर सकती है। कीर्ति को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो डॉक्टर पद्मनाभन से कहती है कि आप हमें बेवकूफी तो बना रहे हैं, हम लोग अंदर जाएंगे और आप कह देंगे कि अंदर एक आत्मा है, क्या हम आप पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेंगे? पद्मनाभन उसे कहते हैं तो फिर तुम अंदर जाओ और खुद इस डिटेक्टर से पता लगा के आओ कि अंदर कुछ है या नहीं। कीर्ति मान जाती है और वो ईएमएफ डिटेक्टर और टॉर्च लेकर मॉर्चुअरी के अंदर जाती है और वो जगह कई सालों से बंद पड़ी हुई है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और एक फैन चालू हो जाता है जिससे कि वो डर जाती है और एक बॉल उसके पास आता है और डिटेक्टर में लाइट जलने लगता है और कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है। वो चिल्लाती है तो सभी लोग आवाज सुनकर अंदर आते हैं। कीर्ति डर गई थी। वो हॉस्पिटल में आती है तो एक डॉक्टर अरविंद कीर्ति को समझाने लगता है कि वो पागल डॉक्टर अपने डिवाइस से जो भी करना चाहता है उसे करने दो, तुम उसके काम में टांग क्यों लड़ा रही हो? कीर्ति कहती है पर मैंने डिटेक्टर में देखा उसमें लाइट जलने लगा था और मैंने कुछ महसूस भी किया। अरविंद कहता है हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन हुआ होगा लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वहाँ कोई आत्मा है। वो कीर्ति से कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि असली क्या है नकली क्या है, शायद तुम्हें डिल्यूजन डिसऑर्डर हो गया है। तभी बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आती है तो अरविंद बाहर चला जाता है। इधर पुलिस को पता चलता है जो बैरल मिला वो बिटुमेन प्राइमर बैरल है जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाटर प्रूफिंग या प्राइमर के लिए। बैरल में कंपनी का नाम लिखा हुआ था और उस कंपनी में कांटेक्ट करने से पता चला कि उन लोगों ने एक बैच जापान से इंडिया भिजवाया था, लेकिन इंडिया में किसे भिजवाया ये पता करने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि साल 2018 से करीब 50,000 औरतें गायब हुई हैं और उनमें से 70% औरतें 18 से 30 साल की हैं। कमिश्नर कहते हैं कि मगर ये जगह तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर तो ज्यादा लोग आते भी नहीं। इंस्पेक्टर सत्या कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे हजारों लड़कियों को देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे लाया जाता है और इस सेक्स रैकेट को बंद करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। अब जो करना है हमें ही करना होगा। कमिश्नर एएसपी से कहता है कि होम मिनिस्टर ने हमसे कहा है इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। एएसपी कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि इलेक्शन से पहले ये केस सॉल्व कर दूंगा। हम कंस्ट्रक्शन साइट में एक आदमी को देखते हैं जो कि लड़कियों को खरीदने के बारे में बात कर रहा था। तभी एएसपी और सत्या वहां पहुंचकर उस आदमी से पूछताछ करने लगते हैं और उस आदमी का नाम है जयन और उसी के पास जापान से वो बैरल इंपोर्ट हुआ था। जयन डर जाता है और कहता है कि मेरा उस लड़की और सेक्स रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। एएसपी कहता है मगर हमने तो कोई लड़की और सेक्स रैकेट के बारे में आपसे कुछ पूछा ही नहीं। जयन कहता है नहीं, मैंने टीवी न्यूज में सुना था। सत्या उस आदमी से लाइटर मांगता है और उस लाइटर को अपने पास रख लेता है डीएनए सैंपल निकालने के लिए। एएसपी उसे कहता है कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स का लिस्ट चाहिए जिन्होंने तुम्हारे यहाँ से उन बैरल्स को खरीदा। जयन बहाना मारने लगता है, कहता है कि ये 3-4 साल पुरानी बात है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं मगर वो जयन को समझा देते हैं कि फिलहाल हमारे निशाने पर सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुरंत बता दो कि तुमने बैरल किसे भेजा, वरना हम लोग तुम्हें ही पकड़ेंगे। कीर्ति जब अपने घर पर होती है तो वो अपने भाई को याद कर रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी दादी आती है उसके कमरे
में और कीर्ति उनसे पूछती है क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं। उसकी दादी कहती है मैं तो इन सब बातों पे यकीन नहीं करती, अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम बताओ तुम भगवान पे यकीन करती हो या नहीं। कीर्ति कहती है पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि कोई क्रिएटर तो है, भगवान को कभी नहीं देखा। तो उसकी दादी कहती है भगवान को नहीं देखा यही चीज आत्माओं के लिए भी तो है, वो भी है लेकिन तुमने उन्हें कभी देखा नहीं है। वो वापस अपने हॉस्टल जा रही थी तभी उसे लगने लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे भागकर अपने कमरे में आ जाती है और उसकी दोस्त उसे देखकर डर गई थी और चिल्लाने लगती है कि तूने तो मेरा नींद खराब करके रख दिया। मगर कीर्ति परेशान थी और डरी हुई थी और वो पद्मनाभन से मिलने का सोचती है। अगले दिन वो पैरासाइकोलॉजिस्ट पद्मनाभन से मिलती है, कहने लगती है कि मुझे कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन मुझ पर कोई यकीन नहीं करता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, क्या ये कोई आत्मा है। पद्मनाभन उसे कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे पीछे जो पड़ी हुई है वो एक स्पिरिट है और शायद वो तुमसे कुछ चाहती है, लेकिन अगर वो तुमसे बदला लेना चाहती तो वो तुम पर कब का अटैक कर चुकी होती, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे ईएमएफ डिटेक्टर देते हैं, कहते हैं कि अगली बार अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो उसे फेस करना, पूछना कि वो आखिर है कौन और वो यहाँ क्यों आई है। इसके बाद जब अपने कमरे में होती है तो उसके दरवाजे के बाहर एक तेज नीली रोशनी नजर आती है। तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है और वो डर के मारे डिवाइस उठा लेती है। फिर उसके सामने एक बॉल गिरता है और ईएमएफ डिटेक्टर लाइट जलने लगता है। वो डर जाती है और वहाँ की बिजली चली जाती है। दरवाजा अपने आप खुलता है, वो बाहर निकलती है, उसके सामने एक टैग गिरता है जो कि एक जुगनू में बदल जाता है और फिर वो उस जुगनू को फॉलो करने लगती है और हॉस्टल से बाहर आती है और हॉस्पिटल में जाती है। जुगनू को फॉलो करते हुए वो डॉक्टर पोट्टी के ऑफिस में आती है और एक ट्रॉफी के पास जाती है जिसमें के पिंग पोंग टूर्नामेंट 2007 लिखा हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में ही होती है। उसकी दोस्त पूछती है हुआ क्या, तू ठीक तो है। अगली सुबह वो 2017 का ईयरबुक उठाती है और उसे पिंग पोंग चैंपियनशिप के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक में जाते हैं और हम एक लड़की सारा को देखते हैं जो भी मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी और वो टेबल टेनिस खेलती थी और उसी टूर्नामेंट में वो अपने कॉलेज को जिता देती है। और कहीं ना कहीं कीर्ति को लगने लगता है कि उन्हें जो बैरल के अंदर में डेड बॉडी मिली, मतलब वो जो कंकाल मिला, वो शायद इसी लड़की सारा का है, क्योंकि वो टेबल टेनिस खेलती थी और कंकाल के जबड़े के अंदर भी उन्हें टेनिस बॉल मिला था। कीर्ति ट्रॉफी से फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश करती है। अरविंद उसे बताने लगता है कि वो सारा को जानता था और वो कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी। उसी समय कुछ लड़के हुआ करते थे जो सीनियर्स थे और वो जूनियर्स का रैगिंग करते थे, लेकिन उनका रैगिंग करने का तरीका बहुत ही अलग था। एक दिन वो अरविंद को पकड़ लेते हैं और उसे पुराने मॉर्चुअरी में ले जाते हैं। रास्ते में वो लोग अरविंद को समझाते हैं कि मॉर्चुअरी में बहुत लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोगों ने तो खुद को वहीं खत्म कर लिया, इसलिए उस जगह को बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि रात में उस जगह पर कोई नहीं जाता, बहुत खतरनाक जगह है वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो अरविंद को वहां पर कुछ और भी स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि उसकी रैगिंग करने वाले थे। सारा भी उनमें से एक थी। वो अरविंद से कहती है कि तुम्हें बस अंदर जाना है और इस तरीके के एक टेनिस बॉल तुम्हें अंदर ढूंढ कर वापस लेकर आना है। जबरदस्ती वो लोग अरविंद को धक्का दे देते हैं और अगले दिन डॉक्टर पोट्टी सारे स्टूडेंट्स को डांट रहे थे क्योंकि अरविंद को इस तरीके से उस जगह पे बंद करना ये काफी रिस्की था। अगर उसे कुछ हो जाता तो कॉलेज की बदनामी होती। और वो सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अब तुम सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं हो, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ। अरविंद उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता, इसलिए डॉक्टर पोट्टी उन सभी को जाने को बोलते हैं। कीर्ति पुराने न्यूज़पेपर के जरिए कुछ और पता करती है और उसे पता चलता है कि एक समय कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उस गांव के हेल्थ सेंटर में जितने डॉक्टर्स चाहिए थे उतने हैं नहीं, इसीलिए गांव के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और अगर हेल्थ मिनिस्टर थॉमस ने कोई कदम नहीं उठाया तो स्टूडेंट्स यहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर उन सभी की बातों को इग्नोर करके जाने लगते हैं। स्टूडेंट्स वायलेंट हो जाते हैं और पुलिस उन पर लाठी डंडे बरसाने लगती है। तभी अचानक कीर्ति जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वो जल के राख में बदल जाती है, लेकिन बस एक लड़के का फोटो रह जाता है। उसका नाम है शहनवाज, जो हमेशा सारा के साथ रहा करता था। यहाँ अगले दिन हॉस्पिटल में सभी को पता चलता है कि उन्हें जो बैरल के अंदर ह्यूमन स्केलेटल मिला वो असल में एक मेडिकल स्टूडेंट सारा का था। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। कीर्ति वहाँ पर उस लड़के
शहनवाज को भी देखती है जो सारा को जानता है। इधर हॉस्पिटल में सारा के लिए फ्यूनरल रखवाया जाता है। फ्लैशबैक में देखते हैं वो लड़का शहनवाज असल में सारा से प्यार किया करता था, लेकिन सारा तो शाजी के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, मगर वो ऐसा बस इसीलिए करती थी ताकि वो शहनवाज को जला सके। एक दिन वो उसे अपनी दिल की बात कह देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। एक दिन पुलिस बॉयज हॉस्टल से कुछ लड़कों को पकड़ के अरेस्ट करके ले जाते हैं। शहनवाज मेडिकल कैंप गया हुआ था और जब वो वापस लौटता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं सारा गायब हो गई है। इधर पुलिस अरेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स को पीटने लगते हैं और वो उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने सारा को मारा है। यहाँ प्रेजेंट में शहनवाज कीर्ति से मिलता है। कहने लगता है कि वो 5 साल से सारा को ढूंढ रहा था, लेकिन आज उसका पता चला कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो कीर्ति से पूछता है कि आखिर तुम्हें सारा के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? क्या तुम्हें भी वो विजन्स नजर आते हैं जैसा मैंने सुना है? कीर्ति अरविंद से कहती है पागल को लेकर यहाँ से निकलो। तभी अचानक फिर से कीर्ति को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। ईएमएफ डिटेक्टर में लाइट जलने लगता है और फिर से वो बॉल उसके लैपटॉप की तरफ आ जाता है। वो देखती है जीमेल खुला हुआ था और वो सारा के मेल में लॉगिन करती है। फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सारा और कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करवाया था उसी का खाना खाकर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनके हॉस्पिटल में भी भर भर के बच्चे आने लगते हैं जो बीमार हो चुके थे। हेल्थ मिनिस्टर थॉमस भी आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी छानबीन होनी चाहिए। शाम के समय एक बच्चा कालिदास दम तोड़ देता है। ये जानकर कीर्ति इमोशनल हो जाती है और वो कालिदास कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। सारा ये सबसे अंदर से दहल चुकी थी और वो हॉस्पिटल में जाकर कचरा चेक करती है तो उसे डस्टबिन में प्रोपोफॉल ड्रग्स मिलता है जो कि एनेस्थेटिक ड्रग्स है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये बच्चों के वार्ड में आया कहां से? सारा इस बारे में अपने सीनियर रेबेका को बताती है। कहती है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है और इसके पीछे कोई हॉस्पिटल का ही आदमी है और उसे किसी बड़े आदमी का सपोर्ट है। वो इन सब के बारे में अपने ईमेल में लिखते रहती है लेकिन किसी को भेजती नहीं, बस ड्राफ्ट बना के रखती है। और इसी बीच सारा को भी मार दिया गया। कीर्ति को जो कुछ भी पता चला वो इस बारे में शाहनवाज को बता देती है, मगर शाहनवाज को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। इसके बाद हम एएसपी साई राम को देखते हैं जो कि सर्कल इंस्पेक्टर सत्या के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पहुंचता है और साइबर सेल में जाकर वो श्याम नाम के आदमी से कहता है हमें सारा की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इधर शाहनवाज सारा का ईमेल सीनियर डॉक्टर रेबेका को भेज देता है जिसे सारा ने प्रोपोफॉल के बारे में इन्फॉर्म किया था और वो ईमेल देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। शहनवाज और कीर्ति रेबेका को फॉलो करते हैं। वो डॉक्टर असल में उस दिन सारा की मदद नहीं करती। कहती है कि इस ड्रग्स के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता चला है ये हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को बताना मत। रेबेका अपने फार्म हाउस आती है, तभी उसके घर में सुपरनैचुरल चीजें होना शुरू हो जाती है। आईना टूट जाता है और वो सारे कांच के टुकड़े रेबेका के शरीर के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि वो वहीं मर जाती है। तभी रेबेका से मिलने के लिए डॉक्टर कोनचुरिया आता है और ये सब कुछ शहनवाज बाहर से देख रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम रेबेका के घर पे पहुंचती है और डॉक्टर पुट्टी वहां पर देखता है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था। मतलब ये हुआ कि इस डॉक्टर ने खुद के साथ ही ऐसा कदम उठाया। मगर ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। पुलिस कोनचुरिया से पूछताछ करती है और उन्हें लगता है कि उसी ने रेबेका को मारा, मगर उनके पास प्रूफ नहीं था तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। कीर्ति कोनचुरिया से मिलने जाती है और वो उन्हें 2018 के बारे में बताता है। फ्लैशबैक देखते हैं जितने भी बीमार बच्चे आए थे उन सभी को कोनचुरिया चेक कर रहा था। उसके बाद वो रेबेका से मिलने जाता है जो पूछती है बच्चों की हालत कैसी है। कोनचुरिया कहता है फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिर वहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, अकबर अहमद, और वो कोनचुरिया को समझाता है कि मुझे तुम सभी की मदद चाहिए ताकि न्यूज में ये खबर आ सके कि जितने भी बच्चे यहाँ एडमिट हुए हैं उन सभी की डेथ हो चुकी है। कोनचुरिया शॉक हो जाता है और वो ऐसा नहीं करना चाहता। रेबेका उसे समझाती है और अकबर उन्हें 2 करोड़ ऑफर करता है। इतने सारे पैसे देखकर कोनचुरिया उसकी बातों में आ जाता है और वो रात के समय गया था सारे बच्चों के ड्रिप में प्रोपोफॉल मिलाने के लिए जिससे कि सारे बच्चे मर जाते हैं। ये सब देखकर कोनचुरिया अंदर से दहल जाता है कि आखिर उसने क्या कर दिया और वो कह देता है कि मैं इन सब में शामिल नहीं हो सकता। सारा भी तुम लोगों का साथ कभी नहीं देगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अकबर उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो उसे करियर में और भी ज्यादा तरक्की करने में मदद कर सकता है, इसलिए जाने से पहले एक बार सोच लो। इसीलिए कोनचुरिया खुद सारा को बेहोश कर देता है। ये सुनने के बाद प्रेजेंट में शाहनवाज कोनचुरिया को पीटने लगता है। कीर्ति उसे रोकती है। कोनचुरिया जंगल में भाग जाता है और उसे वहाँ पर बच्चे दिखाई देने लगते हैं जिनको बहुत साल पहले उसी ने मारा था। भागने के चक्कर में वो गिर जाता है और उसका
हियरिंग डिवाइस गिर गया था, जिससे कि वो सामने आने वाले ट्रेन को सुन नहीं पाता और रेलवे ट्रैक को पार करने के चक्कर में ट्रेन उसे कुचल देती है। और ये सब कुछ कीर्ति अपने आंखें बंद करके सब कुछ देख पा रही थी, जैसे कि वो विजन्स देखती है। अगले दिन पुलिस डेड बॉडी को ले जाते हैं और कीर्ति पद्मनाभन से मिलती है। उनसे कहती है कि जितने भी डेथ हो रहे हैं उन सभी के पीछे सारा है। बोलती है कि अगली डेथ कभी भी हो सकती है और वो मुझे यूज कर रही है, जैसे कि मैं ये सब कुछ देख सकती हूँ। पद्मनाभन उसे समझाते हैं कि सारा को जस्टिस चाहिए और तुम अगर सारे गुनहगारों को सजा दिला पाओ तो शायद सारा रुक जाएगी। इधर पुलिस को शाहनवाज के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि वो रेबेका के फार्म हाउस के सामने ही था जब उसकी मौत हुई। तो उन्हें लगने लगता है कि शायद जितने भी डेथ हो रहे हैं उन सबके पीछे शाहनवाज है। मगर धीरे धीरे करके वो लोग जैसे ही कड़ियों को जोड़ते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे होम मिनिस्टर का हाथ है, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर को फंसाना चाहते थे। उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सब्जी उगाया गया था उसी के वजह से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई। एएसपी साई सत्या से कहता है बकवास बातें मत करो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब के पीछे होम मिनिस्टर है। धीरे धीरे होम मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट की खबर न्यूज पे आने लगती है। होम मिनिस्टर को मीडिया को जवाब देना पड़ता है, मगर अभी भी वो अपने ऑपोजिशन पर ही इल्जाम लगाते रहते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन आने वाला है और बस मेरा इमेज खराब करना चाहते हैं वो लोग। अकबर अहमद खुश लग रहा था कि उसका नाम सामने नहीं आया। तभी वो अपने फोन में देखता है कि उसी के डेथ की खबर मिलती है। वो वहां से भागने ही वाला था कि शाहनवाज उसे किडनैप कर लेता है और प्रोपोफॉल दिखाकर वो उसे कहता है याद कर ले, इसी ड्रग से उसने बच्चों की जान ली थी, बस इसका डबल डोज देने से वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। अरविंद की मदद से वो अकबर के मुंह में बॉल डाल देता है और इंजेक्शन उसे इंजेक्ट करने ही वाला था कि कीर्ति वहां पर पहुंच जाती है, जो कि बहुत डरी हुई थी। एएसपी साईराम वहां पहुंचता है और सभी को बताता है कि वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी का असली मालिक। अकबर तो बस उसका नौकर है, होम मिनिस्टर उसका क्लाइंट है और होम मिनिस्टर को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। वो शाहनवाज पर बंदूक तान देता है और अकबर को खोलता है और वो शाहनवाज पे चिल्लाता है कि तुम्हारे वजह से होम मिनिस्टर की इमेज और मेरे फार्मास्यूटिकल कंपनी का इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और वो कीर्ति से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे भाई को वैसी मौत मिले, लेकिन भगवान ने तुम्हारे भाई को ही चुना था, तो मैं क्या करता। सारा की बात की जाए तो हमने उसे पैसे देकर मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात सुनी ही नहीं। शाहनवाज एएसपी को पीटने लगता है। इधर कीर्ति अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। जब सारा का एक्सीडेंट हुआ था उसे किडनैप करके यहीं लाया गया था। अकबर उसे पीछे से पकड़ लेता है और एएसपी खुद टेनिस बॉल सारा के मुंह में डाल देता है और वैसे ही उसे बेहोश करने के बाद वो लोग सारा को बैरल में डाल देते हैं और बैरल को भरने के बाद उसे पानी में फेंक देते हैं। यहाँ सारा की आत्मा अकबर और एएसपी पे हमला कर देती है और आखिर में सारा उन दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करती है। लेकिन इसके बाद भी कीर्ति को विजन्स आना बंद नहीं होता। इसी के साथ 2025 में रिलीज हुई हंट मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।